नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक संवाद सेतु पाठ संख्या 10 और इसके अंदर रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। आज इस पाठ में हम पाठ संख्या 3 पढ़ेंगे, अर्थात इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, यात्रा वृत्तांत। देखिए, यात्रा वृत्तांत का जो टॉपिक जब दिमाग में आता है तो ये विचारणीय बिंदु यात्रा वृत्तांत अर्थात किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर यात्रा की गई है तो उस यात्रा के वर्णन को लोगों तक पहुंचाना, उसका वर्णन वृत्तांत लोगों को बताना कि किस प्रकार की यात्रा है, व्यक्ति को क्यों करनी चाहिए, वहाँ पर देखने योग्य चीज़ें क्या क्या है, उसका वर्णन इस यात्रा के माध्यम से होना चाहिए। यात्रा करने वाले वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में बहुत पैसा होता है किंतु फिर भी वो यात्रा नहीं कर सकते। जीवन में यात्रा करना भी बेहद आवश्यक है, ज़रूरी है। यात्रा करने से व्यक्ति में अनेक प्रकार के अनुभव विकसित होते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है और जीने की एक आस बनती है। मन में एक जीने की आशा जगती है कि देखेगा जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत वृक्ष, वनस्पति, झरने, नदियाँ, घाटियाँ और न जाने क्या क्या चीज़ें दुनिया के अंदर है। उनको देखने से व्यक्ति को जीने का एक तरीका मिलता है और जो जिंदगी है, जो जीवन है, वो पूरा भाग दौड़ का जीवन है। उससे हट करके इंसान अगर कुछ पल भी सुकून के अगर बिता देता है तो महसूस करता है, विचार करता है कि ये जीवन मैंने बहुत ही मुश्किल से प्राप्त किया है। कई जन्म के समान वो थोड़ा क्षण भी उसको लगता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में यात्रा करती रहनी चाहिए और यात्रा करने के पश्चात उस यात्रा के बारे में लोगों को बताना चाहिए, अन्य लोगों को उसकी जानकारी देनी चाहिए, जिसके कारण अन्य लोग भी जा करके उस यात्रा का आनंद ले सकें। जब अन्य लोग यात्रा का आनंद लेंगे फिर वो किसी दूसरे को बताएंगे, फिर वो अन्य को बताएंगे, जीवन में बताते रहेंगे तो वे लोग भी जा करके उस यात्रा का आनंद ले लेते हैं। इस तरह से क्या है कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह से यात्रा का सिलसिला चलता रहता है और लोगों का बिजनेस भी इससे चलता है। साथ में जो साहित्यकार जो लोग होते हैं, साहित्यिक जो व्यक्ति होते हैं, लेखककार जो व्यक्ति होते हैं, वो यात्रा करने के पश्चात यात्रा के बारे में अपना लेखन करते हैं और लेखन के माध्यम से न जाने कितने लोगों को उस यात्रा से अवगत कराते हैं। लोग वहाँ न जाकर के बैठे बैठे उस यात्रा का आनंद ले लेते हैं। वक्त आने पर उनको पता लगता है कौन सी यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, हमें भी उस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार से लोग यात्रा करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। देखेगा, बात उभर करके सामने आती है कि यात्रा करना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे इंसान को ज्ञान मिलता है, तजुर्बा मिलता है, अनुभव मिलता है, जीने की एक आस जगती है। और जब इंसान उस भाग दौड़ की ज़िंदगी को छोड़ करके दूर जाता है तो महसूस करता है कि इतने सारे वक्त हमने गुजार दिया, इतना समय हमने गुजार दिया, थोड़ा वक्त ही हमने यहाँ गुजारा है, बड़ा आनंद हमें आया है। यात्रा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यात्रा करने से इंसान में ज्ञान भी बढ़ता है और मनुष्य की आदत भी होती है यात्रा करे, अन्यथा संसार में ऐसे आया और ऐसे ही संसार को छोड़ करके चला जाता है। यात्रा करने के लिए इसमें पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें दिल और दिमाग की भी आवश्यकता होती है। पैसा खर्च करने की उसमें अंदर कैपेसिटी नहीं है, फिर भी यात्रा करने वाले लोग यात्रा कर लेते हैं। और देखिएगा, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने देश की यात्रा के अलावा विदेशों की यात्रा भी वो कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भारत के अंदर भी बहुत सारे विदेशी लोग यात्रा करने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, न जाने कितने देशों की यात्रा करके चले जाते हैं। वहाँ का इतिहास, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर वो अपने साथ ले जाते हैं और उनसे मिलान करते हैं कि इनका कल्चर अपने से कितना भिन्न है। अन्यथा संसार में इंसान आता है,
इसी तरह से कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी करके संसार को त्याग करके चला जाता है। इंसान को जीवन में मौका मिल जब जब इंसान को मौका मिलता है, हमेशा इंसान को यात्राएं करनी चाहिए, घूमना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, जिससे क्या है कि उनके अंदर ज्ञान, अनुभव, तजुर्बा, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, कौतूहल, ये सारी चीज़ें बढ़ सके। तो हम जैसे चर्चा कर रहे हैं यात्रा व्यवस्था, यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, एक प्राकृतिक आदत है। ये कहना चाहते हैं यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, एक प्राकृतिक आदत है। हम अगर मानव इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की यात्रा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। अरे भाई, यात्रा अगर नहीं की जाती, यात्रा अगर नहीं करते तो मनुष्य का विकास कभी नहीं होता, भाषा का प्रचलन कभी नहीं होता, हम एक दूसरे की भाषा को कभी नहीं सीख सकते थे, हमारे पास में जितनी चीज़ों का हमने निर्माण किया है उनका आदान प्रदान कभी नहीं होता। क्योंकि यहाँ के लोग विदेश चले गए, विदेशों के लोग भी भ्रमण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकल गए। अब देखिए वास्को डिगामा, जिसने 1498 के अंदर भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, इस प्रकार से न जाने कितने यात्रियों ने अपने देश से निकल करके अलग अलग जगह का भ्रमण किया और उस जगह की जानकारी उनको हुई। अगर इस तरह से यात्राएं नहीं करते तो हम बहुत सारे देशों से अनभिज्ञ होते, उनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया में लोग कहाँ कहाँ रहते, कौन से देश में रहते, उनकी भाषा कैसी है, किसी का पता नहीं चलता। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, धरती पर जितने जीव जितने जो लोग रह रहे हैं उनका संपर्क अन्य देशों से हो गया है, क्योंकि ये भाषा ही तो है, ये जिसको हम यात्रा ही तो कह सकते हैं। यात्रा कर करके हमने उन चीज़ों को ग्रहण किया है, अपना ज्ञान, अपना तजुर्बा, अपना अनुभव हमने दूसरों को दिया है। दूसरों का ज्ञान, अनुभव, तजुर्बा, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हम तभी कर पाए जब हमने समय समय पर यात्राएं किए। उन लोगों ने भी यात्राएं किए, उन देशों ने भी यात्राएं की, हमारे देश ने भी यात्रा किए। तो यात्रा करने से इंसान को जीवन जीने का तरीका मिलता है, बल मिलता है। तो देखिएगा, अपने जीवन काल में हर आदमी कभी न कभी कोई न कोई यात्रा अवश्य करता है, किंतु सृजनात्मक प्रतिभा के धनी व्यक्ति अपने यात्रा अनुभव को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करे यात्रा साहित्य की रचना करने में सक्षम हो जा पाते हैं। वैसे लोग यात्रा बहुत करते हैं, लेकिन सृजनात्मक प्रतिभा के धनी जो कुछ लिख सकते हैं, जो यात्राएं किए उनके बारे में उन्होंने सारी चीज़ें कलेक्ट की है, वो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। तो यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, प्रमाणों को लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, और जब वक्त आने पर उनको उस पुस्तक को उसको प्रकाशित कर देते हैं। उस यात्रा का वर्णन का आनंद खुद के अलावा अन्य को भी होता है। हम यात्रा करते हैं, हमने एक को बताया, दूसरे को बताया, वो वहाँ तक सीमित होकर के रह जाती है। लेकिन ये साहित्यिक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया लेख है, वो कभी कभी को प्रादेशिक नहीं हो सकता, क्षेत्र नहीं हो सकता, पढ़ने वाले लोग न जाने कहाँ कहाँ के होते हैं, उसका आनंद सभी लेते हैं। वो क्या कि यात्रा के वर्णन को और ज़्यादा आगे तक बढ़ा लेते हैं। हाँ, यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उस स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना है। इन स्थानों की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज के विविध वर्गों के सहसंबंध, वहाँ की भाषा, संस्कृति और सोच की जानकारी भी इस साहित्य से प्राप्त होती है। सच्चा यात्री वही है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। देखिए, मंजिल नहीं है, चल पड़ा, जहाँ चलना था वहाँ उससे आगे निकल गया। सच्चा यात्री वही होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। मंजिल से चलता है, वह यात्रा नहीं है, वो तो घूम फिर करके आ गया। लेकिन मंजिल को त्याग करके इंसान अगर चलता है तो उसको नया ज्ञान, नया तजुर्बा, नई समस्या, न जाने क्या क्या उसको सीखने के लिए मिल पाता है, क्योंकि उसके अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं भी आ जाती है। याद रखें, याद भी रखा है कि जिसकी कोई मंजिल नहीं, जो मन की तरंगों के अनुसार आगे और आगे चलते रहने में विश्वास करता है और जिसे रास्ते की बाधाओं में भी आनंद की अनुभूति है। मोहन राकेश यात्रा की विशेषताओं के बारे में कहते हैं, मोहन राकेश है, उन्होंने यात्रा जो वृत्तांत लिखा, उन्होंने यात्रा की विशेषताओं के बारे में लिखा है। तो बता रहे हैं कि जीवन में
इंसान अगर आनंद लेना चाहता है, यात्रा का आनंद लेना चाहता है, तो उस यात्रा के अनुसार इंसान को स्वयं को भी ढलना पड़ता है। इंसान उस यात्रा के अनुसार अगर ढलता है तो उस यात्रा का आनंद बहुत ज़्यादा आ पाता है। हम यात्रा के अनुसार नहीं ढलेंगे, हम वैसा महसूस नहीं करेंगे, उस यात्रा का आनंद हम ले ही नहीं रहे। यात्रा पे चले गए किंतु हम यात्रा का आनंद नहीं ले रहे हैं, तो हमारी यात्रा करने का कोई उद्देश्य नहीं, यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। हमें उस यात्रा का पूर्णतः से आनंद लेना चाहिए, एक एक बात को संभाल करके रखना चाहिए, जिसके कारण उस यात्रा का आनंद, उस यात्रा का फायदा, उस यात्रा का लाभ हम भी लें और साथ में अन्य लोगों को भी उस यात्रा का आनंद, लाभ मिल सके, जिसके कारण वो यात्रा करेंगे तो वहाँ की प्रकृति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर के बारे में हमारे साथ साथ में अन्य लोगों को भी जानकारी होगी। और जहाँ की यात्राएं हम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो देखिएगा, एक पहलू से हम देखते हैं, साथ में अन्य पहलू भी इसके साथ में उभर करके सामने आते हैं। तो देखिएगा, मंजिल नियत इसी को कहा जाता है और आनंद के मोहन राकेश यात्रा की विशेषताओं के बारे में कहते हैं। यात्रा क्या कहते हैं? यायावर को यात्रा क्या कहे? यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि देता है, यायावर यात्रावर क्या कहा? यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि देती है, वह रोज के द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती। ये कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि, जो ताकत, जो पराक्रम एक यात्रा से मिल पाती है, यात्रा के कारण मिल पाती है, वो अन्य चीज़ों से कभी भी नहीं मिल सकती। कैसे? ये देखा है, व्यक्ति को आंतरिक क्या कहा? वह रोज के वातावरण में रहती, द्वंद्वपूर्ण प्रकृति होती, अपने जीवन के निकट। ऊपर देखिए, यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि देती है, शांति की दृष्टि देती है, वह रोज के द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन के निकट वातावरण से हटकर, निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर मन में कोई कुंठा नहीं रहती। इंसान अगर घर को छोड़ करके चला जाता है तो उसके मन में किसी तरह की कुंठा, किस तरह की समस्या, किस तरह के विचार नहीं होते। किंतु जब इंसान घर में होता है तो अपने जो परिस्थितियां हैं, जो काम है, व्यवस्था है, उसमें इंसान उलझा रहता है। ये करना, वो करना, वो करना, ये करना, इस तरह से इंसान अपने जीवन काल में उलझा रहता है। उसको इतना वक्त नहीं मिलता, उसका मन कभी शांत नहीं होता। जब इन सब चीज़ों को छोड़ करके इंसान दूर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन को जीने का नया अनुभव उसे मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, महसूस करता है, अरे यार कहाँ किन झंझटों के अंदर हम फंस गए, यहाँ आए, हमारे दिल को कितना सुकून मिला है। शायद इतनी शांति, इतना सुकून आज तक इंसान को कभी नहीं मिला हो, ऐसा वहाँ जाने के पश्चात महसूस होता है। यहाँ दे भी रखा है, नए वातावरण याद दे रखा है कि यायावर जो तटस्थ दृष्टि देती है, वह रोज के द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन के निकट वातावरण से हटकर, निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर मन में कुंठा नहीं रहती। नए वातावरण, नई परिस्थितियों और नए व्यक्तियों के साथ अधिक स्वस्थ और स्वाभाविक संबंध स्थापित हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकृति के अधिक अनुकूल होकर जी सकता है, अनुकूल होकर के जी सकता है। और जितना थोड़ा या दे भी रखा है, उन्मुक्त होकर के जी सकता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकृति के अधिक अनुकूल होकर जी सकता है। अधिक उन्मुक्त भाव से अपने को नए अनुभवों के बीच खुला छोड़ सकता है। उस खुलेपन से उसके नैतिकता के मानदंड बदल जाते हैं। वह एक आरोपित नैतिकता में न जीकर अपनी आंतरिक नैतिकता के अनुसार जीने लगता है। जितना थोड़ा सा भी
समय इस रूप में जी लेता है वह साधारण रूप से जिए कई वर्षों की तुलना में अधिक सार्थक प्रतीत होता है। कहने का अर्थ हो गया, जो व्यक्ति यात्रा पर निकलते हैं, यात्रा का आनंद लेते हैं, चाहे वहाँ उन्होंने बहुत ही कम समय बिताया है, पल भर का समय बिताया है, लेकिन इंसान कई सालों तक जीता है, उससे ज़्यादा आनंद की अनुभूति उसे उस यात्रा के अंदर आ जाता है, आनंद आ जाता है, इतना आनंद उसे आ जाता है। उसके संबंधों का आधार हो जाता है कि एक आदिम आवेग जिसके कारण वह पेड़ के पत्तों को भी सहलाता है। ऐसा महसूस होने लग जाता है कि जैसे पेड़ के पत्तों को सहलाता है, तो इस तरह जैसे एक बच्चे के गाल सहला रहा हो। मतलब धीरे धीरे उसके अंदर ऐसा जाता है, पेड़ के पत्तों को सहला रहा, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी बच्चे के गाल सहला रहा हूँ। ढलान के मोड़ पर जमे एक पत्थर को भी थपथपाता है, तो इस तरह जैसे घर में एक पालतू जानवर को थपथपा रहा हो। आप ढलान पे उतर रहे हैं तो जो पत्थर वगैरह पड़े उनको इस तरह से थपथपा रहे हैं जिस प्रकार से हम किसी पालतू जानवर को थपथपा रहे हैं। रात को पहाड़ी जंगल में उड़ते कीड़ों की आवाज़ें उसकी सांसों की आवाज़ के साथ घुल मिल जाती है और सांस के झुटपुट में ढेरे की तरह आती खच्चरों की घंटियाँ उसे अपनी धड़कनों के अंदर गूंजती महसूस होती है। रात्रि के समय भी जब मान लो खच्चर वगैरह चलते हैं और न जाने कितने कीड़े मकोड़े, न जाने कितने जीव उस प्रकृति के अंदर मौजूद होते हैं, और उनकी आवाज़ जब आती है तो हमारे श्वास के अंदर उनकी आवाज़ मिल जाती है। अर्थात हमारे श्वास की आवाज़ आ रही, उधर क्या है कि कीड़े मकोड़े जितने सारे जीव जंतु हैं उनकी आवाज़ जो रात के समय करते हैं, उनकी आवाज़ उस आवाज़ में मिल जाती है, अंदर गूंजती हुई महसूस कर होती है। यात्रावत लेखन की दिशा में ही भारतेंदु युग के अनेक लेखकों ने योग दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यात्रावत विषयक अनेक रचनाएं लिखी जो कवि वचन सुधा किसको, कवि के वचन अमृत के समान, सुधा का मतलब अमृत, कवि वचन सुधा के अंकों में प्रकाशित हुई। इनमें सरयू पार की यात्रा, ये यात्राएं लिखी जिनका नाम है सरयू पार की नदी, सरयू नदी, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय है। लेखक ने इसके अलावा और बहुत सारी यात्राएं की है, लेकिन फिर भी क्या है कि उनके द्वारा जो की गई यात्राएं हैं उनमें संकलित करके जो महत्वपूर्ण यात्राएं इनकी मानी जा रही है, उन यात्राओं का नाम इन्होंने इस पाठ के माध्यम से लिया है। लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय है। इन यात्रा वृत्तांतों की भाषा व्यंग्यपूर्ण है और शैली बड़ी रोचक और सजीव है। बालकृष्ण भट्ट ने गया यात्रा, ये गया का बिहार के अंदर जिले का नाम है गया, बोध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, और प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा नामक रचनाएं लिखी। श्रीमती हरदेवी ने बम्बई से लंदन तक की जहाजी यात्रा का विस्तृत विवरण दिया। भगवान दास वर्मा ने तुलनात्मक शैली का आश्रय लेते हुए लखनऊ और लंदन की समानताएं प्रकट की है। भारतेंदु युग में विदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में लंदन को प्रमुखता मिली है, तो स्वदेश यात्रा संबंधी वर्णनों तीर्थ स्थानों को, अर्थात भारत के बाहर गए तो उनमें लंदन को प्रमुखता दी, और भारत के अंदर उन्होंने जो तीर्थ स्थल है उनको ज़्यादा अच्छा बताया। ये तो क्या है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच, अलग अलग विचार है, किसको क्या अच्छा लगता है। घूमने फिरने वाले लोग यात्रा करने के लिए निकलते हैं। कुछ लोग तो ऐसी यात्राएं करते हैं जैसे प्राकृतिक, जैसे कि यूँ कह सकते हैं आप भी, जैसे सिक्किम है, अल्मोड़ा है, सिक्किम है, उत्तरांचल है, जम्मू कश्मीर है, या इस तरह के जो यात्राएं हैं वो करते हैं। कुछ लोग स्थापत्य कला, जैसे मान लो ताजमहल देख लिया, आगरे का देख लिया, दिल्ली का देख लिया, इसके अलावा ताजमहल जैसे दिल्ली आगरे का ताजमहल देख, लाल किला जैसे दिल्ली का देख लिया, आगरे का देख लिया, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का भ्रमण उन्होंने किया, वो सारी चीज़ें देखी है। जैसलमेर का जैसे किला है और बहुत सारी चीज़ें, उदयपुर है, झीलों की नगरी, उसको देख लिया है। इसके अलावा कुछ यात्राएं प्राकृतिक होती है,
कुछ यात्राएं प्राकृत होती है, प्रकृति की सुंदरता को प्रकट करने वाली, ये हो गई। इसके बाद में तीसरे प्रकार की यात्राएं होती है कि धार्मिक, जैसे मान लो कोई मंदिर को देखने वाला है, कोई मस्जिद को देखने वाला है, किस किस स्थान का मंदिर प्रसिद्ध है। तो इंसान यात्राएं जब करता है तो किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह की यात्रा करना चाहता है, प्राकृतिक करना चाहता है, धार्मिक करना चाहता है कि ऐतिहासिक करना चाहता है, ये विचार अलग अलग हैं इंसान के। उसके अकॉर्डिंग यात्रा जब करता है तो उसके बारे में जानकारी, तथ्य, प्रमाण इकट्ठा करना अति आवश्यक है। इसीलिए किसी जगह की यात्रा अब करते हैं तो हम किसी गाइड को लेते हैं। गाइड क्या है कि वहाँ की पूरी स्थिति के बारे में सही आंकलन करके पूरी चीज़ हमें बताता है, पता लगता है कि इस जगह का महत्व क्यों है और ये जगह क्या है। अन्यथा हम जगह घूम कर के आ जाते हैं, गाइड के बिना हमें की पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। थैंक यू। ओके बाय, फिर कभी।